आशुतोष, चलिए आशुतोष और अजय आलोक। सुनिए, ऑल राइट, सुनिए। पहले आशुतोष समझ गए कि मैं एकदम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के बाद उनके पास क्यों जा रहा हूं, इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आशुतोष भी पहले मेरी कुर्सी में बैठते थे ना, एंकर थे, उनको ही पता है कि कैसे किसको कहां फंसाना होता है। आशुतोष बोलिए। बहुत डिबेट किए आशुतोष जी के साथ। हाँ, नहीं, मुझे क्या बोलना है, आपने सवाल तो पूछा नहीं। सवाल तो पूछ लो भाई। अच्छा मैं सवाल पूछता हूं, ठीक है। आज आशुतोष को फंसाते हैं आचार्य। आशुतोष, क्या अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और क्या 24 में मोदी को टक्कर दे सकते हैं? नहीं, सवाल ये पूछिए पूछ क्या लिया, बनाना चाहिए। फंस गए। नहीं, सवाल ये पूछिए बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। एक मिनट, प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो 2047 भी उसमें आता है और 2053 भी उसमें आता है, तो उस संभावना पे मत जाइए। जहां तक 2024 की बात है, मैं आचार्य जी की कुछ बातों से सहमत हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी आज की तारीख में देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनके साथ एक बहुत बड़ा संगठन है, उनके साथ पूंजी का एक बहुत बड़ा आधार है और उनके साथ उनका अपना एक कल्ट भी है। तो 2024 में उनको चुनौती देना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इसमें कैवियट है। कैवियट यह है कि हिंदुस्तान में ऐसे भी चुनाव हुए हैं जब यह माना गया कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति के सामने कोई नहीं है, और 2004 में जब ओपिनियन पोल हुए, उसके बाद जब एग्जिट पोल हुए, और जिस दिन पोल काउंटिंग हो रही थी उस दिन सुबह 7 बजे प्रमोद महाजन की अगर तस्वीर आपको याद हो मानक, जब आप आज तक थे तो उस दौरान, और जो वो साइकिलिंग करते हुए, इंडोर साइकिलिंग करते हुए जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें जो कॉन्फिडेंस था कि भारतीय जनता पार्टी तो 300 सीट लेकर आ ही रही है, और आई 138 सीटें आई, और तब कोई सामने नहीं था। सोनिया गांधी की विदेशी मूल की एक छवि थी जिस पर उनकी पार्टी में विद्रोह हो चुका था। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता, कभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में जो हकीकत है वो ये है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई नेता टिकता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर बीजेपी ये चाहेगी कि नरेंद्र मोदी के सामने एक नेता को लेकर आया जाए, जैसे ही आप उस नेता को सामने लेकर आएंगे तैसे ही तुलना शुरू हो जाएगी और फिर वो आदमी छोटा दिखाई पड़ेगा। विपक्ष को अगर एकता कर ले और वो किसी एक मुद्दे को अखिल भारतीय स्तर पर लेकर पूरे देश में अगर घूम जाए, तब तो लड़ाई हो सकती है। लेकिन अगर विपक्षी एकता भी ना हो और किसी एक मुद्दे के बाहर आप किसी एक नेता को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें, तो वो रणनीति मुझे समझ में नहीं आती। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि प्रियंका गांधी जी अगर वो 2024 की कैंडिडेट होंगी तो वो मोदी जी को बहुत बड़ी टक्कर देंगी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला खुद नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, और नरेंद्र मोदी ही कर सकते का मतलब यह कि जो पिछले 10 साल की जो खामियां होंगी, उन खामियों को अगर अखिल भारतीय स्तर पर अगर आप मुद्दा बना दें, लोगों के दिमाग में बैठा दें, तो लड़ाई लड़ी जा सकती है। नहीं, अगर आप क्लासिकल अपोजिशन यूनिटी के बारे में बात करेंगे तो मैं अजय आलोक जी की बात से सहमत हूं, क्योंकि हमारे पास 1967 का उदाहरण है, हमारे पास 1977 का उदाहरण, हमारे पास 1989 का उदाहरण है, लेकिन हमारे पास उसके बाद फिर 1996 का उदाहरण भी है, 1998 का उदाहरण भी है, जब सब लोगों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और उसके बाद चुनाव के बाद सब एकजुट हुए और उन्होंने एक गठबंधन बनाया। देखिए, इस देश के अंदर जो आखिरी बहुमत की सरकार थी नरेंद्र मोदी के पहले, वो राजीव गांधी की सरकार थी। 1989 के बाद से 1914 तक इस देश के अंदर जो है वो कोएलिशन गवर्नमेंट ही रही, वो सक्सेसफुल कोएलिशन गवर्नमेंट रही, और इसी दौरान इस देश ने आर्थिक प्रगति देखी। हमारा जीडीपी ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। तो जो ये तर्क दिया जाता है कि कोएलिशन गवर्नमेंट इस देश में स्थिर नहीं हो सकती हैं, अगर अटल बिहारी वाजपेयी की 23 पार्टियों की सरकार स्थिर हो सकती है, मनमोहन सिंह में 27 पार्टियों की सरकार स्थिर हो सकती है, और नरसिम्हा राव की 235 सांसद लेकर अगर वो 5 साल सरकार चला सकते हैं, तो कोएलिशन गवर्नमेंट ही दरअसल। अजय आलोक, क्विक रिस्पांस। आशुतोष कह रहे हैं कोएलिशन पहले भी चले हैं, फिर भी चल सकते हैं। आप ये क्यों कह रहे हैं कि देश खिचड़ी के लिए तैयार नहीं है?